Hello student, this is Neelam. Our today topic is about agriculture. Dear student, एग्रीकल्चर हमारा चैप्टर है क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक का 4th चैप्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का मीनिंग, कैसे कल्टीवेशन होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लास्ट एंड कहाँ पे, एंड नहीं बोल सकते, लास्ट में कहाँ पर वो फिनिश होती है। तो इस सब के बारे में और एग्रीकल्चर में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें दे रखा है एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, यानी कि जो एक्टिविटीज़ पीपल करते हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। तो हम उन पूरी एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी पीपल करते हैं, जो आदमी जितने भी काम करते हैं, उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और थर्ड है हमारी टर्टरी एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटी यानी जिनको हम डिवाइड कर रखे, जो टोटल एक्टिविटीज़ होती है उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी में आएगी, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो सेकेंडरी में आएगी, और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो टर्टरी में आएगी। तो ऑल एक्टिविटी कनेक्टेड विद एक्स्ट्रॉन्स एंड क्लासिफाइड अंडर primary the production of natural resources can be classified under primary activity, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन का काम होता है और जो प्रोडक्शन का काम होता है, जो सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे मान लो एक्सट्रैक्शन मतलब कोई मिनरल्स है, मिनरल्स को हम कहीं से निकाल रहे हैं या किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए आएगा प्राइमरी एक्टिविटी। जब हम किसी चीज़ को, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सबसे पहली बार, जब सबसे फर्स्ट बार उसको हम बना रहे हैं या उसको यूज़ करना नहीं, जब सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, पोल्ट्री है, फार्मिंग, माइनिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि सबसे फर्स्ट ये काम होते हैं, इनके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होती है, सबसे पहले ये काम फिनिश होते हैं, तो इनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड विद नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो हमें चीज़ें मिलती है, यानी कि सबसे फर्स्टली जो चीज़ एक बार स्टार्ट हो गई, उसके बाद उसको मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंज करना। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ हमने किया उनको और मॉडिफाई करना, वो आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग से पहले उस स्टील को हमें निकालना भी होगा माइन से, तो उस जो माइनिंग वाली जो एक्टिविटी वो प्राइमरी बन जाएगी, और जो माइनिंग के काम से जो प्रोडक्शन हमें मिला है, उस प्रोडक्शन को हम मॉडिफाई करके कुछ और बना रहे हैं उससे, तो वो हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है टर्टरी एक्टिविटीज़, यानी कि थर्ड में कौन कौन से आते हैं। इसमें हम सब जो सर्विसेज होती है उनको इंक्लूड करते हैं। तो सर्विसेज में हमारी आ जाएगी ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमारी आएगी टर्टरी एक्टिविटीज़ में। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो आएंगी जहाँ पे हम सबसे फर्स्टली कोई काम करते हैं, सबसे फर्स्टली जो एक्टिविटी होती है वो प्राइमरी, यानी कि उनमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं होता, बाय नेचर वो हमें मिलती है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होती है कि प्राइमरी से जो चीज़ें हमें मिलती है उनको हम मॉडिफाई करके उनको चेंज करते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। टेरिटरी में हमारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, उन सबको, सर्विस को हम, जितनी भी सर्विस है उनको सबको हम टेरिटरी में एक्टिविटी में ऐड करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में यूज होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेरिटरी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ द इंग्लिश अडॉप्शन ऑफ द लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर। एगर मीन फील्ड एंड कल्चर मीन कल्टीवेशन, यानी कि जो हमारा वर्ड है एग्रीकल्चर, ये लैटिन वर्ड
जो लैटिन लैंग्वेज है उससे लिया गया है। एगर मीन होता है फील्ड, और कल्चर कल्चरा मीन होता है कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड में कल्टीवेशन करना। और दोनों को ऐड करके हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में फील्ड में जो कल्टीवेशन की प्रोसेस होती है उसको हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड एट लीस्ट 10,000 years ago and it has undergone significant development since the time of earliest cultivation, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसका डेवलपमेंट कम से कम 10,000 साल पहले हुआ था, और टाइम के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है। द एग्रीकल्चर फॉल अंडर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में आती है। हमारी जो एक्टिविटी है हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। तो प्राइमरी में आते हैं जो प्रोडक्शन होता है हमारा, जो फर्स्टली जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में आता है कि प्राइमरी को मॉडिफाई करके हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं जिसको वो एक्टिविटी हमारी आती है सेकेंडरी में। और टर्टरी में आती है हमारी सारी जो सर्विसेज है, वो सब पहले ही देख चुके हैं हम इसको। ग्रोइंग क्रॉप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्लूड, यानी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर, रियरिंग द लाइव स्टॉक। तो ये सब हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, कल्टीवेशन ऑन सॉइल को, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक को। यानी कि सबसे पहले सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें कल्टीवेशन करना, वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स रेज करना, क्रॉप्स ग्रो करना, और प्लस में रेयरिंग लाइव स्टॉक यानी कि जो पशुपालन होता है उसको भी हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी दे रखी है कुछ, इन सबको हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ कल्टीवेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, ये सब हमारा आता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर भी कल्टीवेशन का एक पार्ट है, और इसमें होता है रियरिंग द सिल्क वॉर्म टू एक्सट्रैक्ट सिल्क, यानी कि सिल्क बनाने के लिए हम जब सिल्क वॉर्म को, जो रेशम के कीड़े होते हैं उनको हम रियर करते हैं, पालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। उसके बाद आता है विटिकल्चर, विटिकल्चर बोलते हैं जब हम कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विटिकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में हमारे पास आता है ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज़, यानी कि जब हम कमर्शियल यूज़ के लिए सेलिंग के लिए जब वेजिटेबल ग्रो करते हैं, फ्लावर या फ्रूट ग्रो करते हैं, तो वो हमारा आता है हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिसिकल्चर, तो पिसिकल्चर में हमारे पास आता है ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, यानी कि फिश से रिलेटेड जितना भी जो एक्टिविटी होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं पिसिकल्चर में। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ कल्टीवेशन था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्म सिस्टम, यानी कि फॉर्म सिस्टम होता क्या है, सम इम्पोर्टेंट इनपुट लाइक सीड्स आर प्रोसीड बाय वेरियस मेथड्स सच एज प्लगिंग एंड देन गिव आउटपुट लाइक क्रॉप, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि हम सीड्स को ग्रो करते हैं, उसके बाद अलग अलग मेथड होते हैं, उन मेथड का यूज़ करके फिर उसके बाद हमें आउटपुट, यानी कि पहले हम इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि जो हमारा फार्मिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो इनपुट जो होते हैं, इनपुट में हम इंक्लूड करते हैं सीड्स को, फर्टिलाइज़र को, मशीनरी को और लेबर को, तो ये सब आते हैं हमारे इनपुट में। यानी कि सबसे पहले हम ये वाली एक्टिविटी होती है इनपुट, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में प्रोसेस में आता है प्लगिंग, सोविंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब हमारा आता है
वर्क या जो प्रोसेस का पार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था उसकी सेकंड पार्ट में हम इन सब को इंक्लूड करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास आता है आउटपुट, यानी कि जो क्रॉप्स होती है वो मिल जाती है हमें। वूल, अगर हम लाइव स्टॉक यानी कि पशुपालन करते हैं तो उससे हमें जो वूल मिलती है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे आउटपुट में। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं आउटपुट, और पोल्ट्री फार्म में पोल्ट्री प्रोडक्ट मिलते हैं हमें। तो पहले हम इनपुट डालेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद फिर लास्ट में आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि सबसे पहले हम सीड्स यूज़ करते हैं, फिर फर्टिलाइजर, फिर प्रोसेस मशीनरी यूज़ करते हैं, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग पूरा काम होता है, और फिर उसके बाद हमें ये जो हमारा आउटपुट है, ये हमारे आउटपुट है कि हमें क्या क्या मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग जो है वो कितने टाइप की है। तो फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन, यानी कि जो फार्मिंग होती है वो अलग अलग वेरियस वे से होती है, वो डिपेंड करता है वर्ल्ड पे। द जोग्राफिकल, यानी कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द एरिया, सबसे पहले ये देखेंगे कि जोग्राफिकल एरिया कैसा है वहाँ का। उसके बाद डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर सेकंड देखेंगे कि वहाँ पे जो जिस चीज़ की हम कल्टीवेशन करना चाह रहे हैं उसकी डिमांड है भी या नहीं। उसके बाद लेबर की, उस कल्टीवेशन के लिए जो हम वहाँ पे जो भी ग्रो करेंगे, क्रॉप उगाते हैं कोई या कुछ और काम करते हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ पे लेबर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, तो 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो फार्मिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में। तो यहाँ पे दे रखा है ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और ये कमर्शियल फार्मिंग है। तो सब्सिस्टेंस को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। और उसके बाद प्रिमिटिव को भी हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हेयरिंग। और ऐसे ही कमर्शियल के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और यहाँ पे मिक्स्ड, जो ये मिक्स्ड फार्मिंग वाला पार्ट दे रखा है इसको कट करके यहाँ पे आएगा प्लांटेशन। ओके, प्लांटेशन। तो जो हमारा थर्ड पार्ट होता है कमर्शियल फार्मिंग का, उसमें होता है प्लांटेशन, थर्ड पार्ट होता है। ये मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो फर्स्ट पार्ट होता है फार्मिंग का, उसको हम क्या होता है वो। तो सबसे फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड ऑफ ए फार्मर फैमिली, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है उसको हम बोल सकते हैं कि लो एरिया में, यानी कि जो साइज होता है वो बोल सकते हैं क्वांटिटी या कम लो चीज़ के लिए, स्मॉल के लिए हम यूज़ करते हैं सब्सिस्टेंस। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जब फार्मर बस हम ओनली अपनी फैमिली नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करता है या फार्मिंग करता है, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें लो लेवल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कोई हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। प्लस में जो लेबर होती है वो हाउस होल्ड होती है, घर के जो पर्सन होते हैं वही उसमें काम कर सकते हैं। और जो आउटपुट होता है वो बहुत ही स्मॉल आउटपुट, यानी कि बस ओनली फैमिली की नीड को फुलफिल कर सके, बस इतना ही आउटपुट उनको काफ़ी होता है। उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसको हमने 2 पार्ट में और डिवाइड किया था, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और प्रिमिटिव, इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव में हमारे पास आएगा ए फार्मर कल्टीवेट ए स्मॉल प्लेट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल एंड मोर लेबर, यानी कि इंटेंसिव में क्या होता है कि बस वो ओनली एक प्लॉट का यूज़ करता है, जो उसके पास थोड़ा सा पार्ट होता है लैंड का, बस वो ओनली उसी का यूज़ करता है कल्टीवेशन के लिए बस। और ज़्यादा वहाँ पे जो टूल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, वहाँ पे लगभग जो काम होता है वो लेबर का होता है। मोर देन 1 क्रॉप इज़ ग्रो
annually on the same plot as the climate is favorable and the soil is fertile। यानी कि उसके बाद यानी कि जो प्लॉट होता है उसका, उसमें वो क्या करता है कि एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो कर सकता है। वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे या जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी पे। राइस इज़ द मेन क्रॉप, अदर क्रॉप इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड। यानी कि जो सबसे मेन जो सीड होती है, जो सबसे मेन क्रॉप होती है वो है राइस। बाकी और राइस के अलावा वो और क्या क्या कल्टीवेट कर सकता है, जैसे वीट भी उसमें ऐड कर सकता है, मेज भी, पल्सेज भी, और ऑयल सीड्स हैं उनको भी वो उसमें यूज कर सकता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। यानी कि लगभग जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है वो मानसून टाइम, जो मानसून रीजन है, जैसे हमारा साउथ वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट का पार्ट है, और ईस्ट एशिया का पार्ट है, वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ पे फॉलो होती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव में हम दो पार्ट को इंक्लूड करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और नोमैडिक हर्डिंग को। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन ए थिकली फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, अमेजन बेसिन में होती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका का पार्ट, साउथ ईस्ट एशिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल एंड दिस हेल्प टू क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन है वो क्विकली रीजनरेट कर सकती है रेनफॉल की वजह से। उसके बाद इसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसकी प्रोसेस दे रखी है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कैसे होती है। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया होता है, बिल्कुल हिली एरिया, जो जहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होता है, ऐसा एरिया होता है। और उस एरिया में क्या होता है कि जिनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी होती है वो क्या करते हैं कि उसका थोड़ा सा पार्ट लेके और वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनके अपर पार्ट को, जो जहाँ पे ब्रांचेज होती हैं, जो लीव्स होते हैं, उस वाले पार्ट को वो कट कर देते हैं, और उसको कट करने के बाद उसको बर्न कर देते हैं। तो बर्न करने की वजह से वहाँ पे ऐश जो है वो बन जाती है, और उस ऐश को वो सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, और उस मिक्स्ड सॉइल में वो क्रॉप ग्रो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही एक बार ही उस एरिया में क्या करते, बस जो ऐस होती है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। एक बार अगर इसमें क्रॉप हम कल्टीवेशन कर लेते हैं तो दोबारा इस एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये एरिया हम छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और किसी दूसरे एरिया पे जाके वहाँ पे इसी टाइप की कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर इस एरिया की कल्टीवेशन जब यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो जाती है, हम दोबारा इस पार्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी दोबारा से डिटेन हो जाती है। तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्ट ये इसलिए करते हैं ताकि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो दोबारा से रीजनरेट हो सके उसमें, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसको आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। काफ़ी नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये पार्ट दे रखा है, देखो जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट या हिली एरिया था, फॉरेस्ट था, और वहाँ पे क्या किया कि जितने भी ट्रीज थे उन सबको बर्न करके और पहले ऐश बनाई, और जो यहाँ पे ऐश बनी उसको वहाँ पे जो नीचे सोइल थी उसके साथ मिक्स करके फिर कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये बना रहे हैं कि कैसे जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बर्न किया जा रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले जो फॉरेस्ट होते हैं उनको, जो फॉरेस्ट होते हैं उसके कुछ पार्ट को वो क्लीन करते हैं, वहाँ से ऐश जनरेट करते हैं। उसके बाद वो जो ऐश होती है उसमें थोड़ी सी फर्टाइल सोइल को हम ऐड करके और फिर उसमें फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग करने के बाद जो फर्टाइल सोइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं और किसी और जगह पे जाके फिर यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक
पिक्चर दे रखी है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया दे रखा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस एरिया में कहाँ पे कितनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। उसके बाद इसके अदर नेम दे रखे हैं कि कौन से पार्ट में या कौन से रीजन में कौन से स्टेट में कहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले झूमिंग, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पे इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। पामलोव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार में दीपा बोलते हैं इसको, बेवार बोलते हैं बेवार और धैया मध्य प्रदेश में। ऐसे करके अलग अलग नाम दे रखे हैं स्टेट के अकॉर्डिंग कि किस स्टेट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग दे रखे कि किस कंट्री में, जैसे जो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे मिल्पा नाम से, वेनेजुएला में कुनुको के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल के नाम से, इंडोनेशिया में लैडेंग के नाम से और वियतनाम में रे के नाम से। तो ऐसे करके यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नेम हैं ये। उसके बाद आता है नोमैडिक हर्डिंग। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara Desert, Central Asia and some part of India like Rajasthan and Jammu Kashmir। यानी कि जो नोमैडिक हर्डिंग हम बोलते हैं पशुचारण जो होते हैं उसको हम बोलते हैं। जैसे काफ़ी ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के, कैटल होते हैं जिनको हम रियर करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे रियरिंग कराते हैं उनकी, तो या ग्रेजिंग कराते हैं, उसको हम बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो कहाँ कहाँ पे होता है ये, सहारा जो डेजर्ट है वहाँ के कुछ एरिया में होता है, सेंट्रल एशिया में होता है और प्लस में इंडिया के पार्ट इसमें दे रखे हैं राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। इन नोमैडिक फार्मिंग हर्डमैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग ए डिफाइनाइट रूट। द नोमैड्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द रिस्ट्रेंट ऑफ द क्लाइमेट एंड लैंड। तो इसमें ये बता रखा है कि जो वहाँ पे हर्डर होते हैं, जो कैटल को रियरिंग कराता है, ग्रेजिंग कराता है, जो उनको बोलते हैं हर्ड्समैन। तो जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो उनके एनिमल होते हैं उनको वो लेके जाते हैं, ठीक है, मूव कराते हैं। किस लिए कराते हैं, फूडर और वाटर। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह पे उनको जो ग्रास होती है वो नहीं मिल पाती, उनका जो फूड होता है वो ख़त्म हो यानी कि क्लाइमेट कंडीशन ऐसी होती है कि किसी टाइम पे कुछ चीज़ ग्रो करती है, कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, कुछ टाइम पे नहीं करते। तो फूडर की वजह से और वाटर की वजह से उन्हें अपने जो प्लेस है उसको प्लेस को चेंज करना पड़ता है और उसी के लिए वो एनिमल्स को, ताकि उनके एनिमल्स सर्वाइव कर सकें, तो उसके लिए वो मूव आउट भी करते हैं। और इसके लिए क्लाइमेट सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो मूव करते हैं। उसके बाद शिप, कैमल या गोट आर मोस्टली कॉमनली रियर्ड बाय द नोमैड्स। यानी कि जो नोमैड्स होते हैं वो उनके जो एनिमल्स में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, शिप को, कैमल को, याक को और गोट को। तो ये सब जो है ये चारों के चारों एनिमल्स ये कैटल रियरिंग में मेन होते हैं, यानी कि इनकी कैटल रियरिंग होती है। दीज एनिमल प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट टू द हर्डर और दियर फैमिली। यानी कि जो ये एनिमल्स होते हैं वो मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं जो हर्डर और उनकी फैमिलीज के लिए। उसके बाद यहाँ पे पार्ट दे रखा है कि कैसे कौन कौन से पार्ट में कैटल रियरिंग होती है। इन द ड्रायर पार्ट ऑफ एशिया, स्पेशली साउथ वेस्ट एशिया, मोस्ट रूरल पीपल मेक ए लिविंग बाय रेजिंग लाइव स्टॉक। यानी कि जो साउथ वेस्ट एशिया है उसमें लगभग जो पर्सन होते हैं वो रेजिंग का काम करते हैं। मैनी आर नोमैड्स वो मूव विद देयर
herds of animal our large territory constantly seeking good supply of grass and water यानी कि जो ये हर्डर होते हैं जो मूव आउट करते हैं वो ऐसी जगह पे ऐसी जगहों को चूज़ करते हैं जहाँ पे उनको अच्छे से जो ग्रास की सप्लाई है और वाटर की सप्लाई है वो जहाँ पे गुड क्वालिटी की हो। द पीपल लिविंग सिंपली द कैरी लिव सिंपली एंड कैरी दियर टेंट एंड बिलोंगिंग विद देम यानी कि ये इनका जो बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो पार्ट होता है जैसे इन बिल्कुल नॉर्मल वे में ये काम करते हैं। प्लस में जो अपने टेंट्स होते हैं यानी कि कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती कि उन्हें जो यहीं पे रहेंगे, टेंट होते हैं उन टेंट को ये कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट आता है दे डियर एनिमल्स सच एज गोट शिप कैमल एंड याक यानी कि जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं इनके कैटल में, तो कैटल में इनके गोट शिप कैमल और याक को इंक्लूड करते हैं। तो ये था हमारे पास जो हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग का पार्ट था वहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमर्शियल फार्मिंग, लेकिन इस जो कमर्शियल फार्मिंग वाला जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हमारे पार्ट में अगर आप हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लस में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और उसके बाद जो फार्मिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ा है और उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग सिस्टम जो है और उसके पार्ट को हमने इसमें कवर किया है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।